हाय बच्चों, वेलकम टू मैथ्स गुरु। 12th क्लास के बच्चे, आज बेटे बच्चों का रिक्वेस्ट था कि एग्जाम नजदीक आ गया टर्म 1 का, तो सर कुछ पेपर डिस्कस कीजिए। तो जैसे कि देख रहे हो आप लोग कि मैंने एक केंद्रीय विद्यालय का पेपर शेयर किया आप लोग को, और ये टर्म 1 की कंप्लीट पेपर है। आप लोग का टर्म 1 का कंप्लीट पेपर है, इसी को हम लोग डिस्कस करते हैं कि आप लोग देख रहे हो क्लास 12th की टर्म 1 का इसी साल का पेपर है। तो जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग। फर्स्ट क्वेश्चन देखो ध्यान से कि क्या लिखा है बेटे, कि फर्स्ट क्वेश्चन देखो काफी आसान है कि व्हाट इज द प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच ऑफ कॉस इनवर्स एक्स। ये बहुत आसान चीज है। देखो ये सबको पता है कि कॉस इनवर्स एक्स की प्रिंसिपल ब्रांच क्या होगा जी। तो कॉस इनवर्स एक्स की बात करते हैं तो प्रिंसिपल ब्रांच कितना होता है, 0 से लेकर पाई तक होता है इसका। 0 से लेकर पाई होता है इसका प्रिंसिपल ब्रांच जो होता है, वो 0 से लेकर पाई होता है। तो ये बिल्कुल याद रखना है कि इसका आंसर क्या होगा जी, 0 से लेकर पाई क्लोज ब्रैकेट बी पार्ट आंसर आएगा। कि जितने भी इनवर्स रेशियो फंक्शन होते हैं सबकी प्रिंसिपल ब्रांच होता है। जैसे बात करते हैं हम लोग साइन इनवर्स का, साइन इनवर्स का कितना होता है जी, -π/2 से कितना होता है, π/2 तक होता है ये। कॉस इनवर्स की बात करते हैं हम लोग तो 0 से लेकर पाई तक होता है, ये ऑलवेज पॉजिटिव होता है। और tan इनवर्स की बात करते हैं हम लोग, tan इनवर्स x का तो कितना होता है जी, -π/2 से लेकर π/2। तो ये बच्चे सबको याद रखना पड़ेगा, बाकी 3 का भी होता है लेकिन ये 3 जो होता है मेन होता है हमारा। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है इसके अंदर। आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन के लिए कि सेकंड क्वेश्चन क्या कर रहा है जी। तो बेटर रहेगा बेटे इस सेकंड चैप्टर के लिए आप इसको याद कर लो, ज्यादा बेटर रहेगा कि जितने भी प्रिंसिपल ब्रांच है सबको याद करना पड़ेगा। अब हम चलते हैं सेकंड क्वेश्चन पर। सेकंड क्वेश्चन क्या है देखो कि ये थोड़ा सेट करने में टाइम लग रहा है। हाँ, सेकंड क्वेश्चन देखो कि सेकंड क्वेश्चन क्या लिखा है। हाँ, सेकंड क्वेश्चन जनरली बच्चों को डाउट होता है, तो ये अब देख रहे हो कि क्वेश्चन कौन से टॉपिक का है जी। तो ये है क्वेश्चन कॉन्टिन्यूटी का, एनसीईआरटी क्वेश्चन है कि ये फंक्शन की 2 वैल्यू दे रखा है जी। एक ये वैल्यू दे रखा है, 3 दे रखा है। देखो नॉट इक्वल टू π/2 लिखा है, π/2 नॉट इक्वल टू, तो एफ की वैल्यू दिया है। और जब π/2 है तो 3 है। इसका मतलब देखो क्या होता है, सेकेंड कंडीशन का मतलब होता है कि एफ ऑफ π/2 कितना लिखा है आपको, 3 लिखा है। और ये नॉट इक्वल टू लिखा है तो यही आपका LHL होगा और यही क्या होगा, RHL होगा। ठीक है, तो और फंक्शन कॉन्टिन्यूअस दे रखा हमें, कॉन्टिन्यूअस दे रखा है तो LHL इक्वल टू RHL इक्वल टू एट द पॉइंट होता है। इस क्वेश्चन की शॉर्टकट तरीका क्या लगाना है हम लोग कि एग्जाम में हम सब कुछ निकालने नहीं बैठेंगे, सिंपल हम लिमिट निकालेंगे। देखो x टेंस टू π/2, ऊपर क्या लिखा है जी, k cos x अपॉन में क्या लिखा है, पाई माइनस में 2x लिखा है। तो जैसे कि लिमिट निकालना है तो लिमिट निकालने का आसान तरीका हम क्या लगाएंगे जी, एल हॉस्पिटल रूल लगाएंगे हम लोग। एल हॉस्पिटल रूल होता है जो कि काफी इंपॉर्टेंट रूल है ये। इस रूल के तहत हम क्या करते हैं देखो कि डिफरेंशिएट करते हैं, न्यूमरेटर को ऊपर डिफरेंशिएट करेंगे, डिनोमिनेटर को ऊपर नीचे डिफरेंशिएट करेंगे। तो ये क्या बन जाएगा, x टेंस टू π/2 है तो ऊपर डेरिवेटिव कितना आएगा, माइनस का k sin x आएगा और नीचे का डेरिवेटिव कितना आएगा, -2 आएगा। जैसे वैल्यू पुट करोगे तो ये k/2 आ जाएगा जी। तो इसका लिमिट निकाल लिया आपने। अब हम इसको इक्वेट करते हैं, देयरफॉर k/2 इक्वल टू कितना आएगा, 3। तो k की वैल्यू कितना आएगा, 6 आएगा, आंसर आएगा। तो जब भी ऐसे क्वेश्चन दिया हो तो हमसे ध्यान रखना है कि आप लिमिट्स निकाल लो। ठीक है, जहां भी नॉट इक्वल टू लगा है तो लिमिट्स निकालकर पॉइंट से इक्वेट कर दो, तो वहां से जो भी अननोन फिगर होगा उसकी वैल्यू निकल जाएगा। तो जैसे कि हमारा आंसर कितना आ गया जी, π/k की वैल्यू कितना है, 6 आ गया, ये आंसर होगा। एनसीईआरटी क्वेश्चन सी बच्चों का आता है ये। तो थर्ड क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग। देखो कि ए दे रखा हमें 2153, एडजॉइंट ए की वैल्यू क्या होगा जी, एडजॉइंट ए बताना। तो सबको पता है कि एडजॉइंट निकालने के लिए हम क्या करते हैं, कोफैक्टर निकालकर ट्रांसपोज कर दिया जाता है। तो इसके कोफैक्टर निकालेंगे, देखो C11 की बात करते हैं तो 3 आएगा जी। C12 कितना आएगा, -5 आएगा, ये सबको पता है ऑलरेडी। ये -1 आएगा और C22 कितना आएगा, 2 आएगा। देयरफॉर एडजॉइंट ए की बात करते हैं जी हम लोग। एडजॉइंट ए कितना होगा, इसको ट्रांसपोज कर देंगे तो कितना आएगा, 3 -5 -1 और कितना होगा, 2। ये आपका आंसर आएगा जी। तो देखते हैं कौन सा ऑप्शन राइट है इसके लिए। तो ऑप्शन कौन से राइट बन रहा है इसका, कौन सी ऑप्शन एक बार देख लेते हैं कि आंसर कौन सा बन रहा है जी, 3 -5 और -1 और 2। तो इसका बेटे देखो आंसर कौन सा, ए पार्ट बन रहा है। तो ए पार्ट राइट आंसर है बिल्कुल। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है। अब क्वेश्चन नंबर 4 पर आते हैं जी हम लोग। फोर्थ क्वेश्चन क्या कर रहा है, अब देखो ध्यान से ये कि
फोर्थ क्वेश्चन में क्या लिखा है कि हमें दे रखा है यहाँ पर ए, डिटरमिनेंट ए दे रखा हमें, इसके अंदर क्या बताना है हमें कि हाँ ए दे रखा हमें, डिटरमिनेंट ए 3 दे रखा है, ए इनवर्स दे रखा है, एडजॉइंट ए की वैल्यू बताना है, देन एडजॉइंट ए कितना होगा ये बताना है हमें। तो काफी इजी क्वेश्चन है, इसको ध्यान देना हमें कि इसको थोड़ा सा मैं नीचे करता हूँ, ये बार बार डिस्टर्ब कर रहा है, ये ऊपर नीचे के चक्कर में ना ये बहुत परेशानी हो रहा है, तो ये बेटे स्क्रीन को ऊपर नीचे करने में दिक्कत हो रहा है ये। तो अब देखो ध्यान से बेटे कि हमें बताना है कि एडजॉइंट ए की वैल्यू बताना है और ए इनवर्स देगा, तो हमें सबको पता है कि ए इनवर्स की वैल्यू क्या होता है। देखो तो एडजॉइंट ए अपॉन में क्या होता है, डिटरमिनेंट ए होता है। तो देयरफॉर हम बोल सकते हैं कि एडजॉइंट ए की वैल्यू कितना होगा, डिटरमिनेंट ए इंटू कितना होगा, ए इनवर्स होगा। तो डिटरमिनेंट ए तो हमें 3 दे रखा है, तो 3 इंटू कितना होगा, ए इनवर्स होगा। और ए इनवर्स हमें कितना दे रखा है, यहाँ पर ऊपर दे रखा ऑलरेडी, ऊपर दे रखा है, तो उसको आप क्या करोगे, 3 से मल्टीप्लाई कर दोगे, यहाँ से आपका आंसर निकल जाएगा। तो हम देख रहे हैं कि इसको 3 से मल्टीप्लाई करने के बाद क्या बन जाएगा जी, एक 9 बन जाएगा, एक -3 बन जाएगा, और ये माइनस का 5 और ये 2 बन जाएगा। सी पार्ट आंसर आएगा इसका। इसका आंसर कौन सा बन रहा है, सी पार्ट। सी पार्ट आंसर बन जाएगा। 3 से जैसे हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर हमारा कितना आएगा, 9, यहाँ पर कितना आएगा 3, यहाँ -5 आएगा, यहाँ पर 2 आएगा, सी पार्ट आंसर हो जाएगा। तो इस तरह एग्जाम में क्वेश्चन करना, आपको टाइम बचाना है क्योंकि टाइम वहां पर कम होगा। तो अगले क्वेश्चन में चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर हम चलते हैं आगे। कौन से क्वेश्चन आ गया जी, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 कर लिया था हमने, और 5th क्वेश्चन के बाद ही आ जाएगा 5th क्वेश्चन। देखो 5th क्वेश्चन में बताना है बेटे कि इसमें आप देख रहे हो कि इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग क्वेश्चन है, कि क्या लिखा क्वेश्चन, ध्यान देना है कि इंटरवल दे रखा हूं मैं, तो डिस्टर्ब कर, फंक्शन दे रखा हमें। देखो फंक्शन क्या दे रखा हमें कि x² इंटू में e के पावर -x दे रखा है। इसको इंक्रीजिंग के लिए बताना है इंटरवल क्या होगा। तो सबसे पहले हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे। डिफरेंशिएट करने के लिए हमें प्रोडक्ट टूल यूज करना होगा। इसको प्रोडक्ट टूल लगाएंगे हम लोग। तो यहाँ 2x इंटू में e के पावर -x आ गया। तो कॉमन लेने के बाद क्या आएगा जी, ये आपने कॉमन ले लिया, तो अंदर में कितना आएगा, माइनस का x प्लस कितना आएगा, 2 आएगा। इसके बाद हम लोग f' को 0 से इक्वेट करते हैं। जैसे इसको हम लोग 0 से इक्वेट करेंगे, 0 से इक्वेट करने के बाद 0 से इक्वेट किया तो x की वैल्यू क्या आएगा, 0 और 2 आएगा। और e के पावर -x 0 पॉसिबल नहीं होता, ये कभी 0 हो ही नहीं सकता। तो अब इसके बाद हम लोग नंबर लाइन प्लॉट करेंगे। नंबर लाइन प्लॉट करते हैं ऐसे, देखो जैसे कि दिख रहा है 0 और 2 लिखा है जी। तो इसके बीच में हम क्या करते हैं, देखो 0 और 2 के बीच में 1 ले लिया। 1 अगर हम f' में डालते हैं ना, अगर 1 डालते हैं हम लोग f' के अंदर, ये हमारा f' है। अगर इसमें आप 1 पुट करते हो ना तो पॉजिटिव आएगा जी, ये पॉजिटिव आएगा, ये दोनों निगेटिव होगा। तो हम बोल सकते हैं कि इंक्रीजिंग के लिए इंटरवल क्या होगा, 0,2, ये आपका आंसर आएगा। यानी कि आंसर डी पार्ट बनेगा इसका। आंसर क्या बनेगा इसका, डी पार्ट। तो डी पार्ट आएगा। तो बच्चों ऐसे कुछ क्वेश्चन में टाइम भी लग सकता है, ध्यान रखना हमें। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि अगला क्वेश्चन 6th क्वेश्चन। देखो 6th क्वेश्चन में क्या करना है जी, डिटरमिनेंट ऑफ द मैट्रिक्स, इस मैट्रिक्स से डिटरमिनेंट क्या होगा ये बताना है। तो 1 -3 एंड -5 लिखा है ना, तो दिस इज द डायगोनल मैट्रिक्स है जी, डायगोनल मैट्रिक्स है। अगर बात करते हैं हम लोग ये डायगोनल मैट्रिक्स, तो क्या होगा, 1 0 0 0 -3 0 एंड 0 0 -5 होगा जी ऐसे। तो इसकी डिटरमिनेंट की बात करते हैं हम लोग। डिटरमिनेंट कितना आएगा, 1 0 0 0 -3 0 एंड 0 0 कितना लिखा, -5। तो जैसे हम इसको एक्सपैंड करेंगे ना, इसको एक्सपैंड करते हैं अगर, तो 1 के लिए क्या आएगा, 1 को क्लोज कर दिया हमने, ऐसे क्लोज कर दिया जी, तो कितना आएगा 15 -0। तो आंसर इसका 15 आ रहा है जी। इसका आंसर कितना आएगा इसका, 15। तो क्वेश्चन में क्या बोले इसको, ये या तो देखो ये डायगोनल मैट्रिक्स नहीं है, मुझे लगता है कि ये क्वेश्चन सिर्फ आपको ऐसे दे रखा है, 1 -3 -5, तो ये एक एलिमेंट हो गया। मुझे लगता है कि दिस इज द सिंगल एलिमेंट। तो इसका डिटरमिनेंट की हम बात करते हैं, डिटरमिनेंट कितना आएगा इसका, 1 -3 -5। इसका आंसर 1 -3 -5, यही आंसर आएगा फिर इसका, -3 एंड -5।
तो इस केस में पॉसिबल नहीं है, तो क्या बोले इसको, ये नॉट डिफाइन हो जाएगा फिर तो, या नन ऑफ दिस हो जाएगा, नन ऑफ दिस बोलेंगे इसको, क्योंकि इसमें क्लियर नहीं दिख रहा है। अगर ये डायगोनल मैट्रिक्स होता है तब तो ये सही होता है जी, बट डायगोनल मैट्रिक्स तो लिखा नहीं है। और अगर हम बात करते हैं सिंगल एलिमेंट का, सिंगल एलिमेंट तो यहाँ से कितना आएगा, सॉल्व करके आ रहा है जी, 1 में से 3 गया, -2 -7 आएगा, -7 यहाँ पर कहाँ पे आएगा, तो कहीं भी नहीं आ रहा है जी। देखिए यहाँ 4 में से 5 गया, -3 और 3 भी नहीं आ रहा है जी, तो नन ऑफ दीज आएगा आंसर इसका। बाकी हम इसको चेक कर लेंगे, जो बच्चे देख रहे हैं वीडियो उसको आप चेक कर सकते हो कि गलत है तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो उसको। आगे बढ़ते हैं हम लोग, क्वेश्चन 7 की बात करते हैं हम लोग। 7th क्वेश्चन देखो क्या लिखा है कि 7th क्वेश्चन देखो कि 7th क्वेश्चन में लिखा है कि 7th क्वेश्चन लिखा है कि हाँ, यहाँ पे लिखा है कि जैसे कि देख रहे हैं कि A and B are two sets लिखा, R is the relation from A to B defined by X greater than Y लिखा है, यानी X Y से ग्रेटर लिखा हुआ है। The range of Y, तो सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, रिलेशन लिखते हैं जी। रिलेशन क्या होगा जी, तो R is relation from A to B लिखा है, A से लेकर B तक, डिफाइंड बाई X greater than क्या लिखा है, Y लिखा है। देन रेंज ऑफ Y, तो ग्रेटर देन में क्या लिखेंगे हम लोग, एक तो 2 के साथ 1 आ जाता है जी, 2 के साथ 1 आएगा, और एक 3 के साथ भी क्या आएगा, 1 आएगा। तो और साथ में कुछ आ रहा है इसके अंदर देखो, 3 के साथ 1 और 1 के साथ, तो x इज ग्रेटर देन y लिखा है। देन रेंज ऑफ y इक्वल टू क्या होगा, फ्रॉम a टू b डिफाइंड बाय इतना लिखा है, ठीक है। तो इसमें रेंज जो बन रहा है सिर्फ क्या है, डी पार्ट आंसर आएगा हमारा, क्योंकि 2 का भी इमेज 1 बन रहा है, 3 का भी 1 बन रहा है, तो देयरफॉर इसकी क्या आएगा, 1 आएगा आंसर, क्योंकि साफ साफ लिखा है x ग्रेटर देन y लिखा है। तो x अगर हम 1 ले लेते हैं तो 1 के साथ 1 किसी से ग्रेटर नहीं है, 1 1 के इक्वल बन रहा है जी। 2 जो है 1 के साथ बन रहा है, और 3 भी 1 के साथ बन रहा है, और कोई एलिमेंट नहीं बनेगा, तो इसका रेंज क्या होगा, डी पार्ट आंसर आएगा इसका, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग, अगला क्वेश्चन देखिए 8th क्वेश्चन लिखा है, इसमें ए मैट्रिक्स दे रखा है और k इंटू ए दे रखा है। वैल्यू ऑफ k इंटू ए इंटू बी आर रिस्पेक्टिवली, इसमें क्या पूछा है, वैल्यू ऑफ k, ये क्वेश्चन क्लियर हो रहा है, ये या तो k की वैल्यू, a की वैल्यू, b की वैल्यू अलग अलग निकालना है जी हमें। तो a दे रखा है एंड k दे रखा है, वैल्यू ऑफ k इंटू ए आर रिस्पेक्टिवली क्या होगा। तो अगर हम a को k से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना बन जाएगा, देखिए 0, ये 3k, ये बन जाएगा 2k, और यहाँ कितना आएगा माइनस का 4k, इसको इक्वेट कर दो कितना, 0 3a और 2b और 24 से इक्वेट कर दिया, तो हम देख रहे हैं कि क्या आएगा जी, तो माइनस का 4k अगर हम इक्वेट करते हैं इसको बारी बारी से, तो अब देखिए माइनस का जो 4k है इक्वल होगा किसका, 24 का इक्वल होगा। तो यहाँ से k की वैल्यू कितना आएगा, -6 आएगा, और 3k जो इक्वल होगा किसका, 2b का, तो ये माइनस का 18 हो गया इक्वल टू 2b। तो यहाँ से b की वैल्यू कितना आ गया, -9 आ गया, और एक वैल्यू आएगा 2k इक्वल टू क्या होगा, 3a। तो यहाँ भी k की वैल्यू पुट कर दिया हमने, तो a की वैल्यू कितना आएगा, -4 आएगा। तो इस तरह हमें वैल्यू पूछा गया कि k की वैल्यू क्या होगा, तो k कितना आ रहा है, -6 आ गया, a की वैल्यू -4 आ गया, और -9, यानी कि सी पार्ट आंसर बन जाएगा इसका। तो क्वेश्चन काफी इंटरेस्टिंग है, इसको ध्यान देना है। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग, अगला क्वेश्चन देखते हैं जी। अगला क्वेश्चन क्या दिया है जी, तो ये 9th क्वेश्चन क्या लिखा है, एक बार देख लेते हैं, ये बड़े बड़े पेज में लिखा है ना, हाँ, स्लोप ऑफ द नॉर्मल टू द कर्व, ठीक है। तो सभी बच्चों को पता है कि देखो टैंजेंट की बात करते हैं हम लोग, टैंजेंट की जो स्लोप होता है, टैंजेंट की स्लोप क्या होता है, dy/dx होता है, और नॉर्मल का जो स्लोप होता है वो क्या होता है कि -1 में dy/dx होता है जी। तो यहाँ क्वेश्चन दे रखा है कि हमें y दे रखा है जी, कर्व y कितना दे रखा है हमें, 2x² + 3 sin x दे रखा हमें, और x = 0 पर निकालना है। पहले इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएट करने के बाद क्या आएगा, ये 4x आएगा प्लस 3 cos x आएगा। देयरफॉर dy/dx की वैल्यू x = 0 के लिए, तो ये 0 हो जाएगा,
और यहाँ से 3 आएगा। तो ये जो टैंजेंट की स्लोप निकल गया, टैंजेंट का, हमें तो नॉर्मल का स्लोप निकालना है, इसका आंसर कितना आएगा, -1/3 आएगा। तो काफी इजी क्वेश्चन है। आंसर कितना आएगा इसका, -1/3, क्योंकि नॉर्मल का जो स्लोप होता है वो -1/d/dx होता है जी। इसके रेसिप्रोकल कर दिया नेगेटिव टाइम्स। तो काफी इजी है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या है, 10th नंबर। आज की क्लास में, वीडियो में मैं बहुत सारे क्वेश्चन नहीं डिस्कस करूंगा, कुछ कम ही करूंगा, 15-20 क्वेश्चन देखते हैं, हो जाए। क्वेश्चन नंबर 10 देखो ध्यान से बेटे। प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कॉट इनवर्स क्या होगा जी। कॉट इनवर्स की प्रिंसिपल वैल्यू बताना है जी। कॉट इनवर्स माइनस का 1/√3 दे रखा है। तो जैसे कि पता है बेटे कि देखो कि कॉट इनवर्स में अगर निगेटिव दिया तो हम क्या करते हैं जी। सबसे पहली बात कि कॉट इनवर्स अगर -x दे रखा हो ना, तो ये पाई माइनस में हो जाता है। क्या होता है ये, पाई माइनस। तो क्वेश्चन में सबसे पहले देखो क्या होगा, पाई माइनस में कॉट इनवर्स 1/√3 हो जाएगा। इसके बाद हम लिखेंगे इसको कॉट इनवर्स, कॉट कितना आएगा ये, पाई/3 होगा। तो पाई माइनस पाई/3, तो आंसर कितना आएगा इसका, 2π/3 आंसर आएगा इसका। तो 2π/3 बी पार्ट आंसर आएगा। ये तो कंफर्म है सबको कि कॉट में 1/√3 कब होता है, 2π/3 के लिए होता है। तो आंसर कितना आएगा, 2π/3 होगा। और ऐसे भी कॉट इनवर्स का रेंज होता है 0 से लेकर पाई तक ओपन ब्रैकेट में होता है। तो जिस बच्चे ने टिक लगाया है, आई थिंक ये गलत लिखा होगा इसने। इसका आंसर जो होगा आपका 2π/3 होगा। जिसका ये पेपर है उस बच्चे ने गलत किया है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो ये 10th क्वेश्चन था। क्योंकि वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा तो इसलिए हमें ध्यान देना है कि देखो ये क्वेश्चन 11th की बात करते हैं। 11th बहुत आसान है। 11th में क्या करना है जी, असर्शन वैल्यू ऑफ x फॉर मैट्रिक्स सिंगुलर इज -5। तो बेटे क्या होता है, देखो कि सिंगुलर मैट्रिक्स की बात करते हैं हम लोग। सिंगुलर मैट्रिक्स में क्या होता है, डिटरमिनेंट इक्वल टू 0 होता है। और नॉन सिंगुलर जो होता है, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है जी, जिससे डिटरमिनेंट नॉट इक्वल टू 0 होता है। तो सबसे पहले आप इसको डिटरमिनेंट को 0 करेंगे ना, तो अगर x की वैल्यू कितना आ रहा है, -5, ये मैट्रिक्स सिंगुलर इफ इतना इज नॉट इक्वल टू 0। तो इसमें साफ साफ लिखा है, ये तो देखो रॉन्ग लिखा है बेटा, रीजन गलत है। बाकी इसके डिटरमिनेंट निकाल के आप चेक कर लोगे और इक्वल टू 0 पुट कर देना, तो वहां से x की वैल्यू आ जाएगा। ये भी राइट है, अदरवाइज ये रॉन्ग होगा। ये आप खुद चेक कर लेना बेटा। ये मैं छोड़ देता हूँ। ये क्वेश्चन 12 की बात करते हैं लोग। डेरिवेटिव ऑफ साइन x विद रिस्पेक्ट टू कॉस x लिखा है। इसको u लेना है, इसको v लेना है जी। यानी हमें du/dv निकालना है। हमें क्या निकालना है, du/dv। तो बात करते हैं u कितना हमारा sin x लिखा है और v कितना लिखा है, cos x। तो सबसे पहले हम निकालेंगे du/dx, कितना होगा cos x, और dv/dx कितना आएगा जी, माइनस का sin x। जैसे हम इसको डिवाइड करेंगे ना, तो du/dv निकालने के लिए हम इसको इससे क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। तो आंसर कितना आएगा, माइनस का cot x आएगा। ए पार्ट आंसर आएगा इसका। आंसर क्या आएगा, ए पार्ट। तो जिस बच्चे ने टिक मार्क किया है, ये भी इसका रॉन्ग है इसका। बाकी जो बच्चे देख रहे हैं वीडियो, तो ध्यान से करना, कॉपी पेन खोलकर तब देखना वीडियो, तब समझ में आएगा। अगर जो बच्चे कॉपी पेन खोलकर नहीं करेंगे, सिर्फ देखने से कोई फायदा नहीं होगा। एक एक क्वेश्चन में डिटेल डिस्कस कर रहा हूँ और इसको आप जरूर देखना बेटे। जिन लोगों को आता है वो भी देखेंगे, जिनको नहीं आता है वो भी देखें। 13th क्वेश्चन क्या लिखा है जी, A be a 4/6 मैट्रिक्स, 4/6 का मैट्रिक्स है। ईच रो ऑफ A कंटेन्स, ठीक है। तो आपको पता है कि बेटे देखो 4/6 का मैट्रिक्स में ये रो होता है और ये क्या होता है, ये कॉलम होता है। ये रो होता है और ये कॉलम होता है। यानी 4 रो हो गया और 6 कॉलम हो गया जी। ऐसे 4 रो की मान लो कि ऐसे 1 2 3 4, ये 4 रो हो गया। और कॉलम कितने हो गए, 6 हो गया। ऐसे देखो 3 5 6 7 8 9, 3 ज्यादा एलिमेंट हो गया, इसमें एक एलिमेंट कम होगा जी, 8 तक होगा ये। तो क्वेश्चन पूछा आपसे कि ये कंटेंट 6 एलिमेंट है। ईच रो में कितने एलिमेंट होगा, 6 एलिमेंट होगा। ये बिल्कुल राइट आंसर है जी। ये पार्ट 6 एलिमेंट होगा जी इसके अंदर, ठीक है। तो राइट है बिल्कुल। 14th क्वेश्चन देखो क्या लिखा। 14th में लिखा है बेटे कि y इक्वल टू tan इनवर्स 3 - 2x अपॉन में 1 + 6x²। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है।
तो जैसे कि हमें पता है फॉर्मूला होता है, देखो tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b दिया हो तो इसकी फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस b अपॉन में 1 माइनस ए बी होता है। अगर यहाँ माइनस लगा हो तो यहाँ माइनस और यहाँ प्लस हो जाता है जी। तो इस क्वेश्चन को हम क्या कर सकते हैं, देखिए इस क्वेश्चन को हम लिख सकते हैं ऐसे, ये tan इनवर्स 3 माइनस में tan इनवर्स 2x बन जाएगा। डिफरेंशिएट करने के बाद जैसे हम डिफरेंशिएट करेंगे तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा, 0 हो जाएगा। इसको डिफरेंशिएट करेंगे हम लोग तो -2 अपॉन में 1 प्लस 4x स्क्वायर आपका आंसर आएगा। तो आप आंसर टैली कर लेना बच्चे, जो भी आंसर राइट होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन 14 हो गया, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन 15 की बात करते हैं। 15 नंबर काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। देखो 15 फॉर ए स्क्वायर मैट्रिक्स ए क्यूब इक्वल टू आई लिखा है, तो ए इनवर्स निकालना है। ए इनवर्स ए क्यूब इक्वल टू आई लिखा है जी, तो ए इनवर्स कितना होगा ये बताना है। ठीक है, तो कैसे करेंगे इसको, तो आप इसको लिखो मल्टीप्लाई बाई ए इनवर्स। ए इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दिया तो आपको पता है कि आई को ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करने के बाद क्या होता है, ए इनवर्स रहता है। ठीक है, तो ए इनवर्स की जो वैल्यू होगा वो क्या होगा, ए स्क्वायर हो जाएगा, या फिर ए पार्ट आंसर हो जाएगा। आंसर क्या होगा इसका, ए पार्ट। काफी सिंपल है, ये प्रॉपर्टीज है जो बच्चों को पता होनी चाहिए कि ए इंटू में ए इनवर्स क्या होता है जी, आई होता है, ये भी ध्यान रखना। अगर ए स्क्वायर इंटू ए इनवर्स लिखा होता है ए हो जाता है, ऐसे प्रोसेस चलता है ये। यहाँ स्लोप ऑफ नॉर्मल निकालना है, काफी इजी है, डिफरेंशिएट कर दिया जी, कितना आएगा 3x स्क्वायर माइनस 1। तो अब नॉर्मल के स्लोप निकालने के लिए स्लोप ऑफ नॉर्मल निकालना है जी। स्लोप ऑफ नॉर्मल तो क्या होता है, -1 अपॉन में dy बाई dx। तो सबसे पहले तो आप यहाँ 2 डाल दीजिएगा, 2 डालने के बाद क्या आएगा, जैसे 2 डालेंगे हम लोग तो 12 में से 11 -1 बाई 11 आंसर आएगा। ये देखो इस बच्चे ने गलत किया है, ये ए पार्ट आंसर आएगा। तो ये टोटल आज हम 20 क्वेश्चन करते हैं, बाकी नेक्स्ट क्लास में मैं नेक्स्ट वीडियो में इसको पोस्ट करूंगा। तो जो भी बच्चे देख रहे हैं इसको जरूर देखना, और आगे कोई भी वीडियो में कमी हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो बेटे। क्वेश्चन कौन सा डिस्कस किया था हमने अभी, 16 किया था, 17 बता रहा हूँ। 17 नंबर, यहाँ A इज इनवर्टिबल मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 एंड A इक्वल टू 5, एडजॉइंट A इज इक्वल टू। काफी सिंपल है कि अगर एडजॉइंट A का डिटरमिनेंट निकालना हो ना तो डिटरमिनेंट A के पावर n-1। ये प्रॉपर्टीज है जो लर्न करना पड़ेगा बच्चों को, ये काफी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है। तो यहाँ पर कितना आएगा, देखिए 5 के पावर कितना आएगा 2, तो 25 आएगा आंसर, यानी ये बी पार्ट आंसर आएगा। तो बच्चे कुछ क्वेश्चन आसान भी है और कुछ ट्रिकी भी है। क्वेश्चन 18 की बात करते हैं, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है 18 देखिए कि साइन वाई इक्वल टू एक्स साइन ए प्लस वाई डी वाई डी एक्स निकालना है जी। पहले हम एक्स की वैल्यू निकाल लेंगे, एक्स की वैल्यू कितना होगा, एनसीईआरटी क्वेश्चन है जी। तो साइन ए प्लस वाई हो गया, अब हम इसको डिफरेंशिएट करते हैं, एक्स की जगह पर 1 लिखेंगे जी। यहाँ पर कोसेंट रूल लगेगा, क्या लगेगा यहाँ पर, कोसेंट रूल। तो कितना आएगा, कॉस वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स। आई थिंक सभी बच्चों को पता होगा कि कोसेंट रूल क्या होता है। यहाँ आ जाएगा कॉस ए प्लस वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स, जहां जहां वाई है वहां पर डी वाई डी एक्स लगा दिया जी। और नीचे कितना आएगा, साइन स्क्वायर ए प्लस वाई हो जाएगा। ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया जी, ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया हमने, ऊपर से कॉमन ले लिया हमने, डी वाई बाई डी एक्स कॉमन ले लिया। जैसे कॉमन लेंगे ना तो अंदर फॉर्मूला बन जाएगा साइन ए माइनस बी का, तो साइन ए आएगा जी। तो इसको डिवाइड कर देंगे तो आंसर कौन सा आएगा, बी पार्ट आंसर हो गया। यहाँ से हम डी वाई बाई डी एक्स जब निकालेंगे तो ये साइन वाई डिवाइड कर देगा, तो आंसर कितना होगा, ये साइन स्क्वायर ए प्लस वाई फॉर्म में साइन ए होगा। तो जिन बच्चों को कोसेंट रूल में प्रॉब्लम होगा उनको रिवीजन करना होगा 11th की मैथ्स एक बार। तो क्वेश्चन 19 पर आते हैं, तो बच्चों ध्यान देना है बिल्कुल। ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है कि बच्चों को पेपर डिस्कस कर रहा हूं मैं, इसी बहाने वो कर सकते हैं जी जल्दी इजीली अपना। 19th क्वेश्चन थ्योरेटिकल लग रहा है कि द ऑप्टिमल वैल्यू ऑफ द ऑब्जेक्टिव फंक्शन इज अटेन्ड एट द पॉइंट। क्या मतलब हुआ जी, द ऑप्टिमल वैल्यू ऑफ द ऑब्जेक्टिव फंक्शन इज अटेन्ड एट द पॉइंट given by intersection of in equation with axis only
interaction of inequality of x-axis only given by the corner points of the feasible region, none of these are. तो corner points of the feasible region इस पर आता है इसको, जो भी feasible region होगा उसके corner points पर हम चेक करते हैं। ये क्वेश्चन जो LPP का है जी, LPP का ये, तो LPP चैप्टर करने के बाद पता चलेगा कि जो भी ग्राफ हम बनाते हैं ना, ग्राफ बनाते हैं, ऐसे हम लोग ग्राफ बनाते हैं और जो भी शेडिंग पोर्शन होता है उनकी कॉर्नर पॉइंट दिखाया जाता है। ये कॉर्नर पॉइंट, ये कॉर्नर पॉइंट, ये कॉर्नर पॉइंट होता है। तो खुद ट्राई करेंगे बच्चे। यहाँ पर 20 नंबर, x प्लस वाई 8 लिखा है, तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एक्स वाई क्या होगा जी? तो देखो बच्चे क्वेश्चन तो ओरली हो जाएगा। अब 8 कब कब होता है जी? 4 प्लस 4 भी कितना होता है? 8 होता है। 2 प्लस 6 भी क्या होता है? 8 होता है। 5 प्लस 3 भी क्या होता है? 8 होता है। 1 प्लस 7 भी क्या होता है? 8 होता है। लेकिन किसका मल्टीप्लीकेशन मैक्सिमम होगा? तो 4 इंटू 4 क्या होता है? 16। इसी केस में हो रहा है, तो इसका आंसर ये हो गया, मैक्सिमम वैल्यू 16 हो रहा है। बाकी ये कोई तरीका नहीं है, हिट एंड ट्रायल मेथड है। इसको करने का तरीका जो है मैक्सिमम मिनिमम से ही करना पड़ेगा जी। जैसे कि आप y की वैल्यू कितना आएगा? 8 माइनस एक्स, तो आप इसमें पुट कर दो x इंटू में 8 माइनस एक्स, तो कितना आएगा? 8x माइनस में एक्स स्क्वायर हो गया। इसको आप डिफरेंशिएट कर दो, ये एफ डैश एक्स निकाल लिया हमने। एफ डैश एक्स को 0 से इक्वेट कर दो, तो 8 माइनस में 2x को 0 कर दिया हमने, x की वैल्यू 4 आ गया। जैसे हम डबल डेरिवेटिव निकालेंगे ना, डबल डेरिवेटिव, तो -2 आएगा जो कि 0 से छोटा है। तो देयरफॉर एफ एक्स इज क्या होगा बताओ? मैक्सिमम एट x इक्वल टू 4 होगा, 4 पे मैक्सिमम होगा। तो देयरफॉर y भी कितना आएगा? 4 आ जाएगा, तो मैक्सिमम वैल्यू कितना होगा? 16 आएगा। तो जो भी बच्चे इस वीडियो को देखेंगे तो लाइक कमेंट्स कर सकते हो और अपनी सजेशन लिख सकते हो कि अगर ये इनिशिएटिव बहुत अच्छा है, अगर आपको अच्छा लग रहा है, ये लगता है कुछ फायदा हो रहा है, तो मैं इसकी बाकी के क्वेश्चंस का भी अगली पार्ट वीडियो बनाकर भेज दूंगा। और ये बाकी पार्ट मैं तभी बनाऊंगा जब बच्चे हमारे कमेंट्स बॉक्स में लिखेंगे या जो भी जैसे भी सजेस्ट करेंगे तो मैं बनाऊंगा, अदरवाइज नहीं करेंगे जी। अगर 10 बच्चों का भी कमेंट आएगा तो हम वीडियो को आगे करेंगे, नेक्स्ट पार्ट बनाएंगे, अदरवाइज कुछ और सोचते हैं जी। थैंक यू वेरी मच। तो वीडियो को स्टॉप कर दो।